नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गठबंधन मजबूरी का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रात का समय। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? एक लड़की खाली सड़क पर चली जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे खुद नहीं पता था उसे जाना कहाँ है। वो बस चले जा रही थी। रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है तो वो उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ती रहती है। तभी सामने से कार की हेडलाइट उसके मुंह पर पड़ती है। वो अपनी आंखों के सामने अपने हाथ अड़ा देती है। उस कार से एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल की होगी, हाइट लगभग 5'11", चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, सलीके से सेट किए हुए बाल, कलाई पर महंगी घड़ी, 3 पीस सूट पहने, वो पैंट की जेब में हाथ डाले आगे बढ़ता है और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की अपने चेहरे से हाथ हटा लेती है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर नफरत वाले भाव आ जाते हैं और लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान। वो एकदम उसके करीब खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, तो क्या सोचा आपने मिस रजा मलिक? वो लड़की उस लड़के को धक्का देकर कहती है, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर खुद को बहुत काबिल समझ रहे हो ना? पर नहीं हो बिल्कुल भी। खैर, मैं तैयार हूँ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, पर उससे पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, नकुल शेखावत एक हाथ ले और एक हाथ दे पर बिलीव करता है। तो जब तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी, वैसे ही तुम जो चाहती हो वो तुमको मिल जाएगा। सृजा सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है, चलो आज ही मैं उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। नकुल करीब आकर उसके चेहरे पर आते बाल पीछे करता है और कहता है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। सृजा गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और तेज कदमों से आगे बढ़कर कार में बैठ जाती है। नकुल के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वो भी आराम से चलते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वो एक नज़र सृजा की तरफ देखता है जो बाहर की तरफ चेहरा किए हुए थी और उसके नफरत वाले भाव अब बेबसी में बदल चुके थे। कुछ देर बाद कार एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। सृजा अपने ख्यालों से बाहर आती है और कार से उतरकर घर के गेट के सामने खड़ी हो जाती है। नकुल भी कार से उतरता है और गेट पर खड़े गार्ड को कार की चाबी देकर सृजा के बगल में खड़ा हो जाता है। नकुल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तो मिसेस सृजा शेखावत, आइए अपने घर चलते हैं। उसके मुंह से सृजा शेखावत सुनकर सृजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। नकुल आगे बढ़ जाता है तो सृजा भी उसके पीछे पीछे चल देती है। उन दोनों के जाने के बाद गेट पर खड़े गार्ड एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, ये साहब को क्या हो गया है? वो तो इतने अच्छे हैं, फिर इन मैडम से ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? दूसरा गार्ड कहता है, हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े घर के लोग कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते, और हम अगर सवाल करेंगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। पहला वाला गार्ड सिर हिला देता है और गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। इधर सृजा और नकुल दोनों घर के अंदर आ चुके थे। घर बाहर से जितना बड़ा और सुंदर दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर था। हॉल में बड़े साइज के सोफे और उनके सामने बड़ा सा एलसीडी। दूसरी तरफ एक कमरा बना हुआ था और ओपन किचन। सब चीज़ें काफ़ी महंगी नज़र आ रही थी। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने पर एक तरफ 2 कमरे बने थे और दूसरी तरफ भी 2 कमरे। घर में नौकरों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। सृजा अब सब कुछ देख रही थी तो नकुल तेज आवाज में कहता है, अगर मेरा घर निहार लिया हो तो काम की बात करें। सृजा सिर हिला देती है और आराम से सोफे पर बैठ जाती है। उसे पता था हर बात पर गुस्सा करने से अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो चुपचाप बैठी रहती है और मन ही मन को सोचने लगती है। नकुल अपना कोट निकालता है और हाथ में पकड़े ऊपर की तरफ चला जाता है। सृजा उसे जाते हुए देखती है और फिर अपना सिर हिला देती है। नकुल अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और कोट बेड पर फेंक कर अपनी अलमारी से एक फाइल निकालता है जिसमें कुछ पेपर्स थे।
वो उस फाइल को खोल कर देखता है और फिर झटके से बंद करते हुए खुद से कहता है, सृजा मलिक, तुमने ही मुझे मजबूर किया है बुरा इंसान बनने पर। अब तुम मेरे साथ हर पल अपने गुनाह की सजा काटोगी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आज से और अभी से। नकुल फाइल लेकर नीचे आता है और सृजा के सामने फेंकते हुए कहता है, पढ़ लो और साइन कर देना। कल सुबह हम कोर्ट मैरिज करेंगे और याद रखना 1 साल से पहले तुम यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, और अगर तोड़ा तो अंजाम क्या होगा यह तुम अच्छे से जानती हो। सृजा, जो कहती हूँ वो करना जानती हूँ मैं, बस आप अपनी जबान पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सृजा फाइल खोल कर पढ़ने लगती है और फिर साइन करके वहीं टेबल पर फेंक देती है और नकुल को घूरते हुए कहती है, हो गया, अब अपना काम करिए। नकुल सिर हिलाता है और किसी को कॉल करता है। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव होती है, नकुल उस आदमी से कहता है, उसे बाहर निकलवाओ। सामने से जी बॉस की आवाज़ आती है तो नकुल कॉल कट कर देता है। नकुल, हो गया तुम्हारा काम, जल्दी ही तुम्हें कॉल भी आ जाएगा, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे धोखा देकर चली जाओ। ऊपर राइट साइड वाले कमरे में से कोई भी कमरे में रह सकती हो तुम, जहाँ मन हो, और तुम्हारा सारा सामान कल सुबह तक पहुँच जाएगा तुम्हारे कमरे में। अभी एडजस्ट कर लो। सृजा, ठीक है, और मैं कोई धोखा देने वाली नहीं हूँ, पर कुछ समय देना पड़ेगा तुम्हें, मुझे उसे अपने तरीके से हैंडल करना है। नकुल सिर हिलाकर ऊपर जाने लगता है, तभी अचानक से मुड़ता है और कहता है, तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस मेरे कमरे के आसपास भी नज़र मत आना। सृजा तुरंत उसे जवाब देती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास रहने का, इसलिए अपनी गलतफहमी से बाहर आओ और जाकर सो जाओ, लोगों को परेशान करते करते थक चुके होगे। नकुल मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सृजा उसके जाने के बाद पूरे घर में घूमने लगती है। उसे घर का गार्डन काफ़ी पसंद आता है। वहाँ से वो ढूंढते हुए छत पर चली जाती है, फिर नीचे आकर गार्डन में लगे झूले पर बैठ जाती है। वो वहीं बैठी झूलती रहती है। तभी कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजने लगता है। सृजा फ़ोन की तरफ देखती है तो उस पर फ्लैश होते हुए नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत कॉल रिसीव करती है तो सामने से आवाज़ आती है, सृजा यार, कहाँ हो तुम, मुझे लेने तक नहीं आई तुम। सृजा उसकी बात सुनती है तो तुरंत ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो थोड़ा गुस्से वाली आवाज़ में कहती है, इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम यह सब काम करते होंगे। प्लीज़ दोबारा कॉल मत करना मुझे। दूसरी तरफ से लड़के की आवाज़ आती है, ठीक है, नहीं करूँगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक बार मिलने आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। सृजा, ठीक है, आ जाऊँगी, समय और जगह मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगी। आखिर इतने टाइम से साथ थे हम, तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही देर में उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। वो खुद से ही बोलती है, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, पर तुम्हारे लिए मुझे यह सब करना पड़ा, वरना पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। प्लीज़ खुद को संभाल लेना। नकुल, जो अपने कमरे की खिड़की बंद कर रहा था, सृजा को झूले पर देखकर वहीं रुक गया था। उसे रोते देख उसकी पकड़ खिड़की पर कस गई थी। वो धीमी आवाज़ में बोलता है, काश तुमने वो सब ना किया होता, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद ना हुआ होता, तो तुम इस तरह यहाँ ना होती, पर अब तुम रोज़ ऐसे ही आंसू बहाओगी और कोई नहीं होगा तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने के लिए। नकुल यह सब बोलते हुए खिड़की बंद कर देता है और लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेट जाता है। सृजा का रोना बंद हो जाता है तो वह उठकर नकुल के कमरे के सामने बने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही लेट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अचानक से यह क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में। सृजा कमरे में चली जाती है और अचानक से जो उसकी ज़िंदगी में भूचाल आया था उसके बारे में सोचने लगती है। थके होने की वजह से कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सृजा सो ही रही होती है कि
कोई अचानक से उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल देता है। सृजा चीखते हुए उठती है। रिधान, क्या कर रही हो यह? जैसे वो आंख खोल कर देखती है तो हैरान हो जाती है। सामने नकुल खड़ा था, जिसके चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी। वो हंसता हुआ कहता, ओ मतलब तुम्हारा वो रिधान कपूर तुम्हें ऐसे उठाता था? सृजा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ बोलो भी। इतना बोलकर वो उठने लगती है। तभी अचानक से उसका पानी की वजह से पैर फिसलता है। वो नीचे गिर जाती है। दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नकुल बिना किसी भाव के उसे देखता है, फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें बचाता तो तुम बोलती मैं टच करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिलहाल तुम्हारे कपड़े आते ही होंगे, जल्दी तैयार हो जाना। याद तो होगा ही, आज हमारी शादी है। इतना बोलकर नकुल वहाँ से चला जाता है। सृजा जैसे तैसे जमीन से उठती है। उसकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। मन ही मन वो नकुल को कोस रही थी। पानी की वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो चुका था, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में एक लड़की आती है और टेबल पर उसके कपड़े रख कर सिर झुकाते हुए कहती है, मैम, सर ने यह कपड़े आपके लिए भेजे हैं और साथ ही ये स्प्रे भी। आपको दर्द हो रहा हो तो आप स्प्रे लगा सकती हैं। सृजा सिर हिला देती है और उस लड़की से कहती है, मुझे मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम? वो लड़की उसकी तरफ देखकर बोलती है, मेरा नाम विधि है और सर ने कहा है आपको मैम बोलना है, तो मैं उनका ऑर्डर नहीं टाल सकती। सृजा अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और लंबी सांस लेती है। सृजा, ठीक है, जैसे तुम्हारा सर कहें, पर प्लीज़ तुम मेरे बाथरूम तक जाने में थोड़ी हेल्प कर सकती हो। एक्चुअली मेरी कमर में बहुत दर्द है और शायद मेरा पैर भी थोड़ा मुड़ गया है। विधि, जी चलिए, मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देती हूँ। आप जब तक बाहर नहीं आती मैं आपका वेट कर लूँगी, जिससे आपको कोई हेल्प हो जाएगी, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकूँ। सृजा सिर हिला देती है। विधि उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और उसके कपड़े भी उसे दे देती है। फिर दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद सृजा विधि को आवाज़ लगाती है तो विधि ध्यान से उसे बाहर ले आती है और तैयार होने में मदद करती है। साथ ही उसके स्प्रे भी कर देती है, जिससे सृजा को आराम मिल सके। सृजा मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है तो विधि उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। सृजा उसे ऐसे खुद की तरफ देखते पाती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? विधि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, बस मुझे लगता था बड़े घर के लोग घमंडी और बदतमीज ही होते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है हमारे साथ, पर यहाँ सर बहुत अच्छे से पेश आते हैं हमारे साथ, और आपने भी इतने प्यार से बात की, इसलिए अच्छा लगा। सृजा मुस्कुराकर सिर हिला देती है। विधि वापस चली जाती है तो सृजा सोचने लगती है, यह विधि तो उस पागल आदमी की बहुत तारीफ कर रही थी, पर मुझे तो किसी भी एंगल से शरीफ और अच्छा आदमी नजर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पर उसने मेरे लिए स्प्रे भी तो भेजा, पर उसकी गलती की वजह से मुझे लगी, इसलिए भेजा होगा उसने। सृजा यह सब सोच ही रही थी कि नकुल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मेरे बारे में सोच लिया हो तो अब जल्दी से उठ भी जाओ, या यहीं बैठे रहने का इरादा है। सृजा तुरंत अपनी सोच से बाहर आती है और नकुल को घूरते हुए, तुम्हें मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में जाओ तो नॉक करके जाना चाहिए। नकुल बिना किसी भाव के कहता है, यह मेरा घर है, मेरा जब मन तब कहीं भी आऊँगा जाऊँगा, अब जल्दी उठो, देर हो रही है हमें। सृजा मुँह बनाकर सिर हिला देती है और सोफे पर से उठ जाती है। पर अभी भी उसे बहुत दर्द हो रहा था तो वो धीमे कदमों से नकुल के पीछे चल देती है। नकुल जब देखता है वो बहुत धीमे चल रही है तो पीछे मुड़कर उस पर चिल्लाने ही वाला होता है कि उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देख कर रुक जाता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सृजा हैरानी से देखती है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही वो कहता है, घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे चलोगी तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हाथ पकड़ा है, अब चलो मेरे साथ। सृजा इस समय लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल देती है। चलते चलते सृजा के फ़ोन पर कोई मैसेज आता है, वो नोटिफिकेशन देखती है
तो उस पर फ्लैश होते नाम को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। वो वापस अपने चलने पर ध्यान देने लगती है। उसके साथ चल रहे नकुल ने भी उसके फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देख लिया था, जिस वजह से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पर उसके भावों को देखकर बिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। दोनों गेट के बाहर पहुंचते हैं, तब तक ड्राइवर कार लेकर आ जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। नकुल एड्रेस बता देता है तो ड्राइवर कार उसी दिशा में मोड़ देता है। सृजा कार के बाहर ही देखती रहती है। उसके मन में इस समय काफ़ी उलझने थी। कुछ देर बाद वो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। नकुल कार से उतर जाता है। सृजा भी गेट खोलकर उतरती है, पर तभी दर्द की वजह से वो लड़खड़ा जाती है। पर इस बार कोई उसका हाथ थाम लेता है। सृजा चेहरा ऊपर करके देखती है तो नकुल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो बिना भाव के उससे कहती है, जब हाथ छोड़ना ही है तो पकड़ा क्यों है। नकुल ने अब जाकर सृजा को ध्यान से देखा था। गेहुआ रंग, लंबे बाल जिनको हाफ करके बांधा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हल्का सा काजल उसे और खूबसूरत बना रहा था, होंठों पर लिप बाम। इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। कुर्ती और प्लाजो पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आवाज़ से नकुल होश में आ जाता है, जब तक हाथ पकड़ने का समय है तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। मैं बाकियों की तरह धोखेबाज नहीं हूँ जो दूसरों के साथ गलत करे। सृजा उसको घूरते हुए, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसको क्या नाम देना चाहोगे। मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हो, पता नहीं क्यों, और कह रहे हो कुछ गलत नहीं करते। शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए। नकुल, यह सब तुम्हारे किए का नतीजा है। खैर अब समय नहीं है मेरे पास, इतना जल्दी जल्दी चलो अब। सृजा उसकी कहीं बातों को सोचने लगती है। मेरे किए का नतीजा? पर मैं तो इसको जानती नहीं, सिर्फ इस बात के अलावा कि यह रिधान का कोई बिजनेस राइवल है जो मेरे जरिए उसे दुख पहुंचाना चाहता है। दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। 5 मिनट बाद ही उन दोनों का नाम पुकारा जाता है। अंदर जाकर दोनों पेपर्स पर साइन करते हैं। गवाही के तौर पर नकुल ने ही अपने आदमियों को बुला लिया था। साइन करने के बाद वो लोग बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कोर्ट से बाहर आते टाइम नकुल के चेहरे पर उसकी वही तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो सृजा के बगल में चलते हुए कहता है, बधाई हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की मिसेज नकुल शेखावत। सृजा उसे घूरती है तो वो और ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। घर पहुंचकर काका, जो घर में सबसे बड़े थे और सालों से घर की देखभाल कर रहे थे, वो उन दोनों का गृह प्रवेश कराते हैं। वो उन दोनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आकर सृजा एक बार और अपने पैर पर स्प्रे करती है और गर्म पट्टी बांधकर वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो अपने फ़ोन देखती है तो मैसेज में एक एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वो कुछ सोचती है और फिर फ़ोन रख देती है। लेटे लेटे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दोपहर को विधि की आवाज़ से उसकी आँख खुलती है, जो उसे उठाने आई थी। सृजा उससे कुछ देर में आने का बोल देती है। वो अपना पैर ज़मीन पर रखती है तो अब उसके पैर का दर्द लगभग ठीक हो चुका था। वो हाथ मुंह धोकर नीचे चली जाती है। नकुल ऑफिस जा चुका था। सृजा विधि से कुछ खाने के लिए लाने को बोलती है। विधि सिर हिलाती है और घर के कुक को कुछ बनाने के लिए कह देती है। सृजा अपना फ़ोन चेक करते हुए खाना खाने लगती है। वो फ़ोन पर किसी की तस्वीरें देख रही थी। कुछ तस्वीरों में वो भी थी किसी लड़के के साथ और दोनों साथ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। यह सब देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय वो चेंज करने के बाद अपना फ़ोन और पर्स लेकर घर से बाहर जाने लगती है तो विधि पीछे से आवाज़ देकर पूछती है, आप कहीं जा रही हैं? सृजा सिर हिलाती है और उससे कहती है, हाँ, अगर तुम्हारे सर आए तो उनसे कह देना मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हूँ। विधि सिर हिला देती है, पर कुछ परेशानी भरे भाव उसके चेहरे पर नजर आने लगते हैं। सृजा घर के बाहर से ऑटो करती है और जगह का पता बता देती है। ऑटो वाला सिर हिलाकर उस पते पर ऑटो घुमा देता है। सृजा पहुंचती है तो वो एक छोटा सा कैफ़े था। वो ऑटो वाले को पैसे देती है और ऑटो से उतरकर किसी को कॉल करती है। सामने से कुछ कहा जाता है तो सृजा वहीं पर खड़ी इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद एक
कार उसके सामने आकर रुकती है। सृजा उस छोटे से कैफे के बाहर खड़ी किसी का इंतजार करती रहती है। तभी अचानक से एक कार उसके सामने आकर रुकती है। उस कार में से एक लड़का उतरता है। लड़के को देखकर सृजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो तुरंत ही गायब भी हो जाती है। सबकी नज़र उस लड़के पर ही थी। 5 फुट 9 इंच हाइट, माथे पर बिखरे बाल, भूरी आंखें और अच्छी खासी बॉडी, जो उसकी फिटिंग की शर्ट में साफ पता चल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कहता है और सृजा को देखकर उसके गले लगने लगता है, पर सृजा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। वो लड़का हैरानी से उसे देखने लगता है तो सृजा कहती है, रिधान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहो। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुमने कहा था तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो मैंने देखा भी था, पर उसके पीछे तुम ड्रग्स का काम करते हो यह नहीं पता था मुझे। तुम एक मिडिल क्लास जिंदगी नहीं जी पा रहे थे ना, तभी तुमने यह काम किया। इसलिए अब मेरे पास मत आना, मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के पास जो चंद पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता हो। रिधान इधर उधर देखता है। सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे तो वो सृजा से कहता है, सब हमें ही देख रहे हैं, कहीं और चलकर बात करते हैं। सृजा चारों ओर देखती है तो सच में सब उन लोगों को ही देख रहे थे, या फिर यह कहें कि रिधान को देख रहे थे। सृजा सिर हिलाकर कार में बैठ जाती है। उनके जाते ही एक शख्स किसी को फ़ोन करके कहता है वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। फिर कॉल कट करके वो फ़ोन करने वाला शख्स सृजा और रिधान का पीछा करने लगता है। रिधान कार एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देता है। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगता है। सृजा जब रास्ता इतना सुनसान देखती है तो रिधान से गाड़ी रोकने को बोलती है, पर वो नहीं रोकता बल्कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सृजा उस पर चिल्लाने लगती है तो रिधान बिल्कुल शांत आवाज़ में कहता है, पहले बताओ क्या छुपा रही हो और मेरे साथ यह गुस्सा या नफरत वाला नाटक क्यों कर रही हो? सृजा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। तुम ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसलिए हमारा रिश्ता खत्म। यह सुनकर रिधान हल्का सा हंस देता है और सृजा की तरफ देखकर, ड्रग केस बनता है तो इतना आसानी से खत्म नहीं हो जाता और मुझे जेल से बाहर भी नहीं भेजते। सब झूठ था और मेरा केस इतनी जल्दी बंद होना, इन सब में तुम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अब सच बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे छुड़वाने के लिए कुछ भी करोगी। अब बताओ यह किसका काम है? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सब जानती हो पर बताना नहीं चाह रही हो। सृजा घबरा जाती है पर खुद को संभालते हुए रिधान से कहती है, ठीक है मैं सब बता दूंगी, पर प्लीज़ तुम कार धीमी करो और एक किनारे रोक दो, तब तो मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ। रिधान उसकी बात पर भरोसा करके कार की स्पीड थोड़ी धीमी कर देता है और फिर सृजा से बोलता है, कार रोकूंगा नहीं, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए और तुम भाग जाओ यहाँ से बिना कुछ बताए, इसलिए ऐसे ही बताओ, और ज़्यादा देर करोगी तो मैं स्पीड धीरे धीरे वापस बढ़ाने लगूंगा। सृजा यह सुनकर सोच में पड़ जाती है। रिधान एक नज़र सृजा को देखता है, वो कुछ नहीं बोल रही थी तो वो कार की स्पीड थोड़ी तेज कर देता है। सृजा घबरा कर, मैं बता रही हूँ ना, प्लीज़ कार की स्पीड धीमी करो। वो लंबी सांस लेती है और कुछ सोचकर उससे कहती है, वो मैं तुम वो। इसके आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से एक ट्रक तेजी से आता है और उनकी कार को टक्कर मार देता है। जैसे ही सृजा कुछ बताने को होती है, एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर बहुत तेज होने की वजह से कार तुरंत पलट जाती है। 2-3 बार पलटने के बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है। ट्रक में से एक साहब बाहर आता है और किसी को मैसेज करता है, काम हो गया है, कार भेज दीजिए। फिर वो शायद ट्रक ड्राइवर को वहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। ट्रक ड्राइवर सिर हिलाकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह के झमेले में नहीं फंसना चाहता था और यह काम भी शायद उसने पैसों के लिए ही किया था। कार पलट कर रुकती है तो उसने अंदर से एक हाथ बाहर गिरता है जो खून से सना हुआ था और देखने से साफ पता चल रहा था हाथ सृजा का ही था। तुरंत ही वो साहब कार के पास आता है और रिधान की तरफ का दरवाज़ा खोलकर जैसे तैसे उसे निकालता है। फिर उसकी सांसें चेक करता है। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर इतना पता चल रहा था वो मुस्कुरा
मुस्कुरा रहा है। अगले ही पल एक दूसरी कार आती है। वो शायद रिधान को उस कार में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। पलटी हुई कार में इस वक्त सिर्फ सृजा थी, जो शायद काफ़ी घायल थी। एक और शख्स जो इनका पीछा कर रहा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और किसी को कॉल करके सारी खबर दे देता है और खुद कार से उतर जाता है। गाड़ी पलटने की वजह से उसकी पेट्रोल की टंकी खुल जाती है और धीरे धीरे पेट्रोल निकलने लगता है, जिस वजह से कुछ ही देर में कार में तेज ब्लास्ट हो जाता है। रात के अंधेरे में वो जलती हुई कार अलग ही चमक रही थी और उसमें लगी आग से इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें जो भी कुछ होगा वो बिल्कुल नहीं बचा होगा, और कोई कुछ ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो उसमें राख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था। उसी रात एक हॉस्पिटल, जहां बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लाइफ केयर हॉस्पिटल लिखा हुआ था, वहां बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टरों की टीम को बुलाया जा रहा था। सब डॉक्टर घबराए हुए से एक कमरे की ओर दौड़े जा रहे थे और वहां खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। पूरे स्टाफ में डर का माहौल था। एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर राजीव, प्लीज़ जल्दी से ट्रीटमेंट कीजिए वरना पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी। इस हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज़ और अच्छे डॉक्टर हैं, पर अब आपको इस केस के लिए बुलाया गया है हायर अथॉरिटी से, तो यह आपको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर राजीव सिर हिलाते हैं और पेशेंट के पास चले जाते हैं। थोड़े घबराहट भरे भाव उनके चेहरे पर भी थे, जिसे छुपाने की कोशिश वो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। पेशेंट की हालत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, पर उनके ऊपर जो प्रेशर था उस वजह से वो थोड़ा घबराए हुए थे। डॉक्टर राजीव पेशेंट के पास जाते हैं। दोनों डॉक्टर्स के बीच कुछ बात होती है। वो डॉक्टर बाहर की तरफ देखते हैं और फिर डॉक्टर राजीव से कहते हैं, डॉक्टर मिस्टर शेखावत बाहर ही खड़े हैं, प्लीज़ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर राजीव यह सुनकर सिर हिलाते हैं और लंबी सांस लेकर बेड पर लेटी सृजा का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। नकुल शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, जिस वजह से हायर अथॉरिटी से ऑर्डर दिलवाकर उसने डॉक्टर्स बुलवाए और इसी वजह से पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। 4 दिन बाद सृजा को होश आता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। एक तरफ सोफे पर बैठे नकुल पर उसकी नज़र जाती है तो वो आंख बंद करके सोचने लगती है कि क्या हुआ था जो वो इस समय हॉस्पिटल में है। वो अपने दिमाग पर जोर देती है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। फिर अचानक ही उसे याद आता है कि वो रिधान के साथ थी और उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो तेजी से रिधान का नाम लेकर चीखती है तो नकुल का ध्यान उस पर जाता है। वो उठकर उसके पास आ जाता है। सृजा उठकर जाने की कोशिश करती है पर नकुल उसे पकड़ लेता है। तभी एक नर्स भी आ जाती है और उसको इस तरह जिद करते देख इंजेक्शन तैयार करने लगती है। नकुल, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती हो। 4 दिन बाद तुम्हें होश आया है, कुछ टाइम तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। सृजा हैरानी से, 4 दिन? और रिधान वो कहाँ है? प्लीज़ मुझे उससे मिलना है, उसे बुलाओ ना, प्लीज़ मुझे रिधान के पास जाने दो। नकुल इशारे से नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है और सृजा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, अभी आराम करो, उसके बारे में बाद में बात करना। सृजा कुछ बोलती उससे पहले सृजा को कुछ चुभने का एहसास होता है। वो दूसरी तरफ देखती है तो नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। इंजेक्शन का असर होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। नर्स सृजा को आराम से लिटा देती है और बाहर चली जाती है। सृजा की आंखें नम हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो धीमी आवाज़ में बोलती है, रिधान। फिर वो इंजेक्शन की वजह से नींद के आगोश में चली जाती है। नकुल की मुट्ठियां कस जाती हैं। सृजा के सिर और हाथ पर काफ़ी चोटें लगी थी। नकुल वापस उस सोफे पर बैठ जाता है और 4 दिन पहले की यादों में खो जाता है। 4 दिन पहले नकुल ने अपने एक आदमी को सृजा पर नज़र रखने के लिए बोला था। जैसे ही सृजा घर से बाहर निकलती है वो आदमी भी उसी के पीछे चल देता है। रिधान और सृजा जैसे ही कैफ़े के सामने से
से निकलते हैं वो आदमी नकुल को फ़ोन करके बता देता है। वही आदमी जो उनके जाते ही किसी को कॉल करता है। नकुल सिर्फ ठीक है बोल देता है। वो आदमी वापस से सृजा के पीछे चल देता है। कार सुनसान रास्ते पर मुड़ जाती है तो वो आदमी कृष अपनी कार की स्पीड कम कर देता है जिससे किसी को शक ना हो। कुछ दूर आने पर उसकी नज़र ट्रक पर जाती है जो पूरे रास्ते उनकी कार के पीछे था, पर क्रश इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अचानक से रिधान कार तेज कर देता है तो क्रश पीछे छूट जाता है, पर तभी उसकी नज़र ट्रक पर जाती है जिसने अपनी स्पीड तेज कर ली थी। वो कुछ गड़बड़ का अंदाज़ा लगाता है और नकुल को मैसेज कर देता है। नकुल तुरंत ही लोकेशन मांगकर उधर की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तभी वो ट्रक उस कार को टक्कर मार देता है। क्रश अपनी गाड़ी पीछे ही रोक लेता है। वह घबराकर बाहर निकलने ही लगता है कि कोई साया ट्रक से निकलता है और वो रिधान को अपने साथ ले जाता है। क्रश उसके जाने के बाद सृजा को कार में से निकाल लेता है। तभी नकुल भी आ जाता है और तुरंत ही सृजा को वहां से ले जाने लगता है। तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। नकुल पीछे मुड़कर देखता है तो कार से आगे की लपटें निकल रही थी। वो अपने मन में ही सोचता है जरा सी भी देर हो जाती तो सृजा का पता नहीं क्या होता। वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम को बुलाता है सृजा के लिए, पर सृजा सदमे में जा चुकी थी और आज पूरे 4 दिन बाद उसे होश आया था। अचानक से नकुल का फ़ोन बजने लगता है जिससे वो अपनी यादों से बाहर आता है। फ़ोन पर कृष का नाम फ्लैश हो रहा था। नकुल बिना देर किए फ़ोन उठा लेता है। नकुल क्या हुआ कृष, कुछ पता चला कि नहीं? इतने दिन हो चुके हैं, तुम एक काम नहीं कर पाए? कृष बॉस आप बोलने देंगे तो बताऊंगा ना। इतना बोलकर वो जो पता करके आया था सब कुछ नकुल को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद नकुल की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो कृष से आकर मिलने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। नकुल धीमी आवाज़ में यह तुमने अच्छा नहीं किया। सृजा को तकलीफ सिर्फ मैं दे सकता हूँ, वो मेरी गुनाहगार है। शाम को कृष हॉस्पिटल में ही आ जाता है। दोनों उसी कमरे में बैठे कुछ डिस्कस करने लगते हैं। सृजा को हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अभी भी सिर्फ रिधान का ही नाम ले रही थी। नकुल के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो उठकर उसके पास चला जाता है। सृजा अपनी आंखें खोलती है तो सामने नकुल को देखकर पूछती है रिधान कहाँ है? तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रही हो? नकुल को गुस्सा आ जाता है। चला गया है तुम्हारा रिधान तुम्हें छोड़कर अपने पापा के पास, और भूलो मत तुम्हारी इस वक्त मुझसे शादी हो चुकी है। जब से आंखें खोली है बस रिधान का नाम ही लिए जा रही हो। सृजा चुप हो जाती है। उसके दिमाग में बस नकुल की वही बातें घूमने लगती हैं कि रिधान अपने पापा के पास चला गया। कृष उठ कर आता है और नकुल को खींचकर बाहर ले जाता है। नकुल उससे गुस्से से घूरने लगता है। कृष बॉस वो अभी ही सदमे से बाहर आई है, आप उन पर ऐसे गुस्सा करोगे तो उनकी हालत खराब हो सकती है। आखिर वो उस रिधान कपूर के बारे में जानना तो चाहेगी ही ना। क्या कहेंगे आप बाद में? नकुल अभी के लिए इतना काफ़ी है, डिस्चार्ज मिल जाए तब मैं सच बता दूंगा। कृष सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। कहते हुए जाता है मैं घर पर खाना बनवा देता हूँ, आप आ जाना या खाना यहीं ले आऊँगा। नकुल कुछ नहीं कहता और डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। वो डॉक्टर से सृजा की तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करते हैं। डॉक्टर देखिए मिस्टर शेखावत आपकी बीवी। डॉक्टर देखिए मिस्टर शेखावत आपकी वाइफ को काफ़ी चोटें लगी हैं तो घाव भरने में टाइम तो लगेगा ही, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, तो ध्यान रखिएगा उनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े या उन्हें स्ट्रेस हो। हम उन्हें आज पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उनकी हालत स्टेबल रही तो आप उन्हें कल घर ले जा सकते हैं। नकुल सिर हिला देता है और थैंक यू बोलकर बाहर आ जाता है।
फिर वो वापस से सृजा के कमरे में जाता है। सृजा आंखें खोली सीलिंग को घूर रही थी। अब नकुल को खुद के बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अब कुछ बदल नहीं सकता था। लंबी सांस लेकर वो सृजा के पास जाता है और उसे उठाकर बैठा देता है। फिर उसे जूस पिलाने लगता है, पर सृजा मना करती है। तो नकुल उससे कहता है, घर जाना है कि नहीं, तुम्हें या यहीं रहना है, और रहना है तो बता दो, मैं चला जाऊं। अब अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता मैं। सृजा मुंह बनाकर चुपचाप जूस पी लेती है। वो सृजा को वापस से लिटा देता है और खुद सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। सृजा रिधान के बारे में सोचने लगती है। फिर उसकी नज़र नकुल पर जाती है और वो अपने मन में ही सोचती है, मुझे 4 दिन बाद होश आया है, तो क्या यह अकड़ू इतने टाइम मेरे साथ ही होगा? वैसे अकड़ू है, अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ क्यों रहेगा मेरे पास? ज़रूर थोड़ी देर के लिए आता होगा और अभी मैं जाग रही हूँ इसलिए दिखाने के लिए बैठा होगा। नकुल बहुत देर से सृजा की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रहा था, पर कुछ बोला नहीं। लेकिन जब उसे अजीब लगने लगता है तो वो उसे टोकते हुए कहता है, कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या जो मुझे घूरे जा रही हो? सृजा एकदम से हड़बड़ा जाती है और अकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही, बस कुछ सोच रही थी, तुम और हैंडसम बिल्कुल भी नहीं। नकुल अपनी नज़रें लैपटॉप से हटा लेता है और सृजा को देखने लगता है, तो वो मुंह बनाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। नकुल, इतनी चोटें लगी हैं, 4 दिन बाद होश में आई हो, फिर भी यह मुंह बनाना नहीं छूट पा रहा। उसके बिना तो जैसे तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा ना। सृजा यह सुनकर उसे घूरती है तो नकुल के चेहरे पर वही उसकी तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर सृजा और ज़्यादा चिढ़ जाती है। नकुल वापस से अपना काम करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो नकुल उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। आवाज़ सुनकर क्रिश अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स था। वो उस बॉक्स को टेबल पर रख देता है और नकुल से कहता है, आप घर आए नहीं, इसलिए मैं ही आप लोगों का खाना ले आया। मैंने सुजाता दीदी कुक से कह दिया था कुछ हल्का भी बना दे, तो उन्होंने भाभी के लिए दलिया बना दिया था। आप उनको भी खिला देना और खुद भी खा लेना। मैं चलता हूँ, कुछ काम हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। नकुल सिर हिला देता है तो क्रिश वहाँ से जाने लगता है। सृजा जो बहुत गौर से क्रिश को देख रही थी, वो उसे रुकने को कहती है। क्रिश दरवाजे के पास रुक जाता है और हैरानी से सृजा को देखने लगता है। सृजा उसे आंखें छोटी करके देखती है और कहती है, तुम्हें कहीं देखा है, तुम उस कैफ़े के पास भी थे ना जहाँ मैं रिधान से मिलने गई थी। यह देखकर नकुल और क्रिश दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्रिश बहुत लोगों के बीच कहीं खड़ा था जहां उस पर नज़र जाना थोड़ा मुश्किल था, पर सृजा ने उसे देख लिया और उसे अभी तक याद भी था। यह काफ़ी सोचने वाली बात थी। क्रश बेचारगी वाले भाव से नकुल को देखता है तो नकुल उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो तो उससे छुपकर नज़र भी नहीं रखी जाती किसी पर। क्रश तुरंत नकुल पर से नज़रें हटाकर सृजा को देखने लगता है तो सृजा की नज़रें नकुल की तरह घूम जाती हैं। सृजा, यह आपका आदमी है? मतलब इसे आपने मुझ पर नज़र रखने के लिए भेजा था? मैंने कहा था ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं दूंगी धोखा, फिर भी आपने मुझ पर नज़र रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए। नकुल चिढ़ते हुए, अगर कृष्ण होता ना तो तुम अभी यहाँ नहीं होती, उस कार के साथ तुम्हारी अस्थियाँ ही मिलती बस। और मैंने नज़र इसलिए नहीं रखवाई कि तुम कहीं भाग जाओगी। मेरे और तुम्हारे भी दुश्मन है, कोई तुम पर हमला ना करे, बस इसलिए यह सब किया। पर फिर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना, और कृष्ण मेरी सिक्योरिटी का हेड है और साथ ही मेरे भाई जैसा है, तो इसे भी घर के सदस्य की तरह ट्रीट करना। सृजा उसकी इस बात पर सिर हिला देती है, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, पर मेरा कौन दुश्मन है? और मतलब मेरा वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया था, पर किसने? नकुल इशारे से कृष को जाने के लिए बोल देता है तो कृष तेजी से वहाँ से निकल जाता है, जैसे एक पल और यहाँ रहा तो यह दोनों उसकी जान ले लेंगे। नकुल, वो सब बाद में जान लेना, पहले खाना खाओ।
नकुल लैपटॉप बंद करके बॉक्स से दलिया वाला टिफिन निकालता है और सृजा को बैठाकर उसके सामने रख देता है। सृजा दलिया को ऐसे देखती है जैसे अभी उल्टी कर देगी। वो नकुल की तरफ देखती है तो वो मज़े से चटपटा और मसालेदार खाना खा रहा था, जिसे देखकर सृजा को बस रोना ही आ रहा था। वो चीखते हुए कहती है, कितने बुरे इंसान हैं, मुझे यह दलिया देकर खुद अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, यह तो गलत है ना। नकुल, ठीक हो जाओ, फिर तुम भी यह अच्छा खाना खा सकती हो, पर आज नहीं, क्योंकि इतने दिन से तुमने कुछ हैवी नहीं खाया है, तो आज तो तुम्हें कुछ हल्का सा ही खाना पड़ेगा। सृजा, पर यह दलिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नकुल सृजा की तरफ देखता है, जिसे देखकर लग रहा था बस वो अभी रो देगी। वो उठकर उसके पास जाता है और खुद चम्मच से दलिया खिलाते हुए उसे समझाने लगता है, अभी यह नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अभी तुम मसालेदार खाना दिया तो अचानक से ऐसा खाना खाने से तुम्हारे पेट में भी दिक्कत हो जाएगी। घर नहीं जाना, यहीं बीमारों की तरह रहना है क्या। सृजा छोटे बच्चे की तरह नाव में गर्दन हिला देती है और चुपचाप दलिया खाने लगती है। आधा खाने के बाद वो मना करती है तो नकुल कुछ नहीं कहता। फिर सृजा पप्पी फेस बनाती है और उससे कहती है, प्लीज़ एक चम्मच अपने में से भी खिला दो ना, बस जरा सा। नकुल उसकी इस हरकत पर अपना सिर पीट लेता है, पर फिर थोड़ा सा खिला देता है उसे, जिससे सृजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक पल के लिए नकुल उसकी उस मुस्कुराहट में खो सा जाता है, पर अगले ही पल उसे कुछ याद आते ही उसके सख्त भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं, तो वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब सृजा थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा ही सही पर अच्छा खाने को मिला था। सृजा वापस लेट जाती है और नकुल से कहती है, वैसे एक बात बताओ, यह बातों ही बातों में लोगों को खाना खिलाने का तरीका किससे सीखा तुमने, क्योंकि यह तरीका तुम्हारा तो हो नहीं सकता, इतने अकड़ू जो हो। अकड़ू वाली लाइन सृजा ने एकदम धीमे से बोली थी, जिसे नकुल सुन नहीं पाया था। नकुल मुस्कुराते हुए, मेरी माँ हमेशा ऐसे ही खिलाती थी जब मैं खाना खाने में नखरे दिखाता था, बस इसलिए मुझे भी आ गया। सृजा ने पहली बार नकुल की यह मुस्कान देखी थी, वरना या तो वो गुस्से में होता था या वही तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी। पर तुरंत ही नकुल तेज आवाज में कहता है, सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, एक भी सवाल और किया तो यहीं हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा, डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगा। सृजा उसके एकदम बदले अंदाज से सोच में पड़ जाती है और खुद से ही कहती है, अभी तो इतना प्यारा लग रहा था और अब इतना चिढ़ गया, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं इससे, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा कि इसकी माँ ऐसे खिलाती थी। अब कहाँ गई होगी वो, कहीं इसी वजह से तो गुस्से में नहीं गया आ गया। सृजा अपना सिर झटकती है और धीमी आवाज में बोलती है, मुझे क्या मतलब इससे, जो करना है करे। दूसरी तरफ कहीं कमरे में एक आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आदमी, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़े हो, बोलो जो बोलने आए हो। सामने खड़ा लड़का थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर वो लड़की जिंदा है, किसी ने उसे बचा लिया था। यह सुनकर आदमी अपनी सिगरेट फेंकता है और उस लड़के को थप्पड़ मारते बोलता है, 4 दिन बाद खबर लाया, वो भी इतनी बुरी। वो लड़का गाल पर हाथ रखे पीछे हो जाता है, फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, सर एक खबर और है, डॉक्टर ने कहा है साहब की मेमोरी लॉस हो चुकी है, उन्हें पिछले 4 साल की कोई भी चीज़ याद नहीं है। यह सुनकर उस आदमी की चेहरे पर खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। आदमी उस लड़के की लाई दूसरी खबर सुनकर खुश हो जाता है और उससे कहता है, अच्छी बात है, अब कोई समस्या नहीं होगी, और ध्यान रखो कि उसे कुछ भी याद ना आए। डॉक्टर से बात कर लेना, साथ ही मिस्टर रहेजा से कहो अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। लड़का सिर झुका देता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, फाइनली अब सब
मेरे हिसाब से होगा और मिस्टर रहेजा भी अब मेरे काम आएंगे। वो आदमी हंसते हुए एक कमरे की तरफ चला जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने रिधान लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। हॉस्पिटल में नकुल सृजा पर थोड़ा चिल्ला देता है तो सृजा चुप हो जाती है और कुछ देर बाद ही दवाई के असर से उसे नींद आ जाती है। नकुल उसे सोते हुए देखता है, फिर उठकर कमरे के बाहर चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और सामने बने पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाता है। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसे पार्क में कोई भी नहीं जाता। नकुल के दिमाग में कुछ यादें घूमने लगती हैं। फ्लैशबैक, एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की होगी, वो इधर से उधर भाग रहा था और उसके पीछे पीछे एक औरत आ रही थी जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो बच्चा भागता रहता है पर वो औरत जाकर सोफे पर बैठ जाती है और उस बच्चे को आवाज़ देती है, नकुल बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। नकुल, नो मॉम, आप ज़बरदस्ती मुझे ये खाना खिलाने लगोगे। औरत, निशा, नहीं बच्चे, आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाऊंगी, अभी तो आपसे कुछ बात करनी है इसलिए आपको बुला रही हूँ, इसलिए आओ जल्दी से वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। नकुल दौड़ कर आता है और उनके गले लग जाता है। नहीं मम्मा, प्लीज़ नाराज़ मत होना, आप बताओ क्या बात करनी थी आपको। लो मैं आ गया आपके पास। निशा, अच्छा बैठिए और यह बताइए आपको यह सब्जी क्यों नहीं पसंद। देखिए इसमें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सारी पावर मिलेगी और आप सबसे पावरफुल बन जाओगे। नकुल, सच में मम्मा ऐसा होता है क्या। निशा, जी हाँ, में सिर हिला देती हैं और एक चम्मच भरकर उसको खिला देती है। नकुल सोच में चला जाता है और वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। नकुल, मुझे बहुत सारी पावर मिलेंगी ना तो मैं आपको सबसे प्रोटेक्ट करूँगा और फिर पापा भी आपको कुछ नहीं कहेंगे और जिया को भी प्रोटेक्ट करूँगा। वैसे भी भाई तो बहन को प्रोटेक्ट करते ही हैं। यह सुनकर निशा जी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है पर वो धीरे धीरे नकुल को बातों ही बातों में पूरा खाना खिला देती हैं और फिर उसको प्लेट दिखा कर कहती हैं, देखिए आपने तो सब फिनिश कर दिया। नकुल यह देख मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने सब खा लिया, लेकिन अब देखना मेरे पास पावर आ जाएंगी। निशा जी मुस्कुराती हैं और उसके सिर पर हाथ फेर कर हाँ में सिर हिला देती हैं। यह सब याद करते हुए वर्तमान में भी नकुल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का तड़पता हुआ शरीर आ जाता है। जिस वक्त वो शायद उससे कुछ कहना चाह रही थी, इस वजह से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो तेजी से बेंच पर अपना हाथ मारता है। तेजी से मारने की वजह से उसके हाथ में वहाँ लगी कील लग जाती है और खून आने लगता है पर अपने गुस्से में नकुल को इस बात का कोई होश नहीं था। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है, फिर उठकर वापस हॉस्पिटल के अंदर सृजा के पास चला जाता है और वहीं सोफे पर लेट जाता है। ठीक से नींद न लेने और थके होने की वजह से जल्द ही वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। उधर वो आदमी जब रिधान के कमरे में आते हैं तो मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं और धीमी आवाज़ में कहते हैं, बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे पर तुमने ही ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया था, पर अब तुम मेरे पास आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो यह थे रिधान के पिता राजीव कपूर, जिनसे रिधान दूर रहता था और इनका घर छोड़कर जा चुका था। और वो क्यों, यह आपको आगे पता चलेगा। किसी का स्पर्श अपने सिर पर महसूस कर रिधान उठ जाता है और सामने अपने पापा को देखता है तो मुस्कुरा देता है। रिधान, आप कहाँ थे? शाम को मैं आपके बारे में पूछ रहा था तो अब है वही लड़का जो कुछ देर पहले राजीव कपूर के साथ था, वही इसने बताया कि आप कहीं बिजी हैं। राजीव, हाँ वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, चलो तुम दवाई ले लो और सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है अभी। रिधान सिर हिला देता है और दवाई खा लेता है। उसके बाद राजीव जी उस रूम से बाहर आ जाते हैं और किसी को कॉल करते हैं। राजीव, डॉक्टर वो दवाई काम तो करेगी ना? और रिधान, कब तक ठीक होगा? डॉक्टर, हाँ राजीव जी, आपने जैसा कहा था वैसी ही दवाई मैंने अभय को दे दी थी,
अभी कुछ देर पहले और उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, सिर्फ सिर पर अंदरूनी चोट लगी है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर उसकी याददाश्त वो तो आप जानते ही हैं, साथ ही उसे थोड़े चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा वो मैं कर रहा हूँ। राजीव, हाँ ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा बेटा मेरे पास है तुम भी सही सलामत रहोगे। उसके बाद वो कॉल कट करते हैं और अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह रिधान अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो चुका था, इसलिए वो जिद करके बाहर हॉल में आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है। एक नौकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक आदमी और उनके साथ एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी पर्सनैलिटी से काफ़ी रौबदार लग रहे थे, वहीं वो लड़की काफ़ी सिंपल सी लग रही थी देखने में। उसने कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई थी और बालों की पोनी बनाई हुई थी। वो आदमी उस नौकर से कहते हैं, जाओ अपने साहब से जाकर कहो मिस्टर रहेजा आए हैं। वो उन्हें बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहता है और खुद राजीव जी के पास चला जाता है। उधर मिस्टर रहेजा, आलोक रहेजा शहर के जाने माने बिजनेसमैन और साथ में उनकी बेटी छवि रहेजा, जिसे उनके बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, पर वो नहीं जानती थी कि किसी बिजनेस डील की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा है। वो दोनों जाकर रिधान के सामने बैठ जाते हैं। रिधान उन्हें पहचानने की कोशिश करता है तो मिस्टर रहेजा कहते हैं, बेटा भूल गए क्या, मैं आलोक अंकल। और फिर छवि की तरफ इशारा करके कहते हैं, यह छवि। रिधान थोड़ा सोचता है तो उसे मिस्टर रहेजा तो याद आ जाते हैं, पर छवि नहीं याद आती। तो वह कहता है, अंकल आप तो याद है मुझे, पर छवि नहीं, शायद सिर पर लगी चोट का असर है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, थोड़े टाइम बाद मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। मिस्टर रहेजा मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। वहीं छवि बड़े ध्यान से रिधान को देख रही थी। मिस्टर आलोक रहेजा और उनकी बेटी छवि दोनों ही रिधान के सामने बैठे थे। आलोक जी रिधान से बात कर रहे थे, वहीं छवि बड़े ध्यान से रिधान को देख रही थी। तभी राजीव जी नीचे उतर कर आते हैं और मुस्कुराते हुए आलोक के गले लग जाते हैं। छवि उनके पैर छूने के लिए आगे जाती है तो वो रोक देते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती हैं, तुम बैठकर रिधान से बातें करो, तब तक मैं तुम्हारे पापा से कुछ ज़रूरी बात कर लेता हूँ। छवि सिर हिला देती है। दोनों के पापा वहाँ से चले जाते हैं। छवि रिधान से बातें करने लगती है, पर अचानक से रिधान के सिर में दर्द होने लगता है। रिधान, आई एम सॉरी छवि, पर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अपने में कमरे में जा रहा हूँ, तब तक तुम कुछ खा पी लो। छवि, ओके नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम्हें कुछ दिन आराम की काफ़ी ज़रूरत है तो तुम जाओ। रिधान उठकर जाने लगता है, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है चक्कर आने की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है, पर छवि का ध्यान उस पर ही था, इसलिए वो तुरंत उसे संभाल लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर अगले ही पल छवि उससे कहती है, चलो मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ, तुम बता दो कहाँ है रूम। रिधान उससे मना करता है, पर छवि उसकी बात नहीं मानती। तो फिर रिधान उसे अपना कमरा बता देता है तो वो उसे लेकर उसी तरफ बढ़ जाती है। स्टडी रूम में मिस्टर रहेजा और मिस्टर कपूर हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। आलोक, तो मिस्टर कपूर आप अपना वादा पूरा करने वाले हैं ना, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर। राजीव, जी मिस्टर रहेजा, अब हम अपना यह वादा ज़रूर पूरा करेंगे। पिछली बार उस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया था। आलोक, वो सब तो ठीक है, पर यह रिधान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपने कुछ बताया नहीं इस बारे में। यह सुनते ही राजीव जी के चेहरे पर पछतावे वाले भाव आ जाते हैं। वो सिर झुका कर कहते हैं, यह सब मेरी वजह से हुआ है। उस लड़की से नफरत करने के चक्कर में मैं अपने बच्चे की ही जान लेने चला था। आलोक जी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं, यह क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। राजीव जी अपना सिर झुका कर कहते हैं, रिधान जब से घर छोड़ कर गया था वो बस उसी लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। शुरू शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की उसे बुलाने की, पर वो आया नहीं,
तो मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि किसी केस में उसको अरेस्ट कर लिया गया है। यह सुनकर मेरा पारा हाई हो गया था। मैं उसे बाहर निकलवा कर उस लड़की को इसके सामने गलत साबित करना चाहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और गुस्से में मैंने उस लड़की को मरवाने का सोचा और 5 दिन पहले मैंने कार का एक्सीडेंट करवा दिया। उसमें रिधान भी था उसके साथ। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रिधान को ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना पता नहीं मैं अपने गिल्ट से कैसे निकलता। जब उसका बहता खून देखा तब मुझे पछतावा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, सिर्फ उस लड़की के से नफरत करने की वजह से। आलोक जी, चलो कोई बात नहीं, बस यह अच्छा हुआ कि रिधान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? राजीव जी, उसे भी किसी ने बचा लिया, पर वो कौन था यह नहीं पता है। लेकिन अब यह अच्छा हुआ कि रिधान को वो बिल्कुल भी याद नहीं है। अब छवि को उसके साथ रहने देंगे, जिससे दोनों में दोस्ती हो और हम इनका रिश्ता करवा सकें। रिधान को तो वैसे भी उस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस सृजा मलिक को अब मैं अपने रिधान के पास नहीं आने दूंगा। आलोक जी, सृजा मलिक नाम को सुना सुना लग रहा है। आलोक जी सोचने लगते हैं, तभी अचानक से बोलते हैं, हाँ याद आया, अभी कुछ दिन पहले पता चला नकुल शेखावत ने किसी से कोर्ट मैरिज की है और उस लड़की का नाम है सृजा मलिक। वहाँ पर मेरे कुछ आदमी हैं, उनसे ही पता चला था मुझे। राजीव जी हैरानी से कहते हैं, नकुल शेखावत, वो शेखावत एम्पायर्स का सीईओ जिसने कम उम्र में ही अपना नाम पूरी दुनिया में फैला दिया है, वो कैसे उस 2 कौड़ी लड़की से शादी कर सकता है? आलोक जी, हमें क्या ही करना है? यह सोचकर उस लड़की ने किसी से शादी कर ली है तो यह तो अच्छा ही हुआ ना हमारे लिए। राजीव जी, हाँ यह तो सही कहा तुमने, अच्छा है पीछा छूटा हमारा। अब बस यह दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें और उनकी शादी हो जाए, फिर हम अपने बिजनेस को मिला लेंगे और हमारा ही कंपनी सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। चलो अच्छा, चलो ठीक है। आलोक जी मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। फिर वो दोनों वापस से हॉल में आ जाते हैं। छवि भी रिधान को उसके कमरे में छोड़कर वापस हॉल में आ गई थी। तीनों बैठ जाते हैं। बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, पर छवि का बोरियत मासूम हो रही थी तो वो वहाँ से उठकर बाहर टहलने आ जाती है और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। उसे गानों का काफ़ी शौक था। हॉस्पिटल में सृजा की तबीयत अभी ठीक थी, पर उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से आराम करने की बहुत ज़रूरत थी। नकुल डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है और फिर सृजा को संभालते हुए घर ले आता है। हॉस्पिटल से घर आकर सृजा को अच्छा लग रहा था। उसे रिधान के बारे में पूछना था, नकुल से, और एक्सीडेंट के बारे में भी, पर वो सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। घर के अंदर आते ही नकुल विधि को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, सृजा को उसके कमरे में छोड़ दो और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है अब कि उसे टाइम पर दवाई देनी है। विधि सिर झुका देती है और सृजा को संभालते हुए कमरे में ले जाती है। विधि की मदद से वो चेंज कर लेती है और बेड पर लेट जाती है। विधि उसे दवाई देती है और पानी का जग भर कर उसके पास वाली टेबल पर ही रख देती है। फिर उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सृजा कुछ सोच में डूब जाती है और फिर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे फ़ोन नहीं मिलता तो वो याद करती है। फिर उससे यही लगता है कि उस एक्सीडेंट में उसके फ़ोन का भी एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब कभी नहीं मिलेगा। यह सोच कर ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस फ़ोन में उसकी काफ़ी सारी यादें थीं जिनके सहारे वो इस 1 साल को काटने वाली थी, पर अब वो सब भी उससे दूर हो गया था। उसकी सारी पुरानी यादें उस फ़ोन के साथ ही चली गई थी। वो पुरानी यादों में खो जाती है जब वो पहली बार रिधान से मिली थी। 3 साल पहले सृजा के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उनके बाद उसका कोई नहीं था, तो उसकी दादी ने ही उसे पाला था। जब सृजा 22 की हुई तब बीमारी की वजह से उसकी दादी की भी मौत हो गई और वो बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। अपने शहर में सब कुछ बेच बाच कर वो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई आ गई। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर इतने तो थे कि वो कुछ दिन अपना गुजारा कर सके। सबसे पहले उसने यहाँ आकर अपने लिए पीजी ढूंढना शुरू किया, जो उसे काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला।
और अगले दिन से उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई और सैलरी भी ठीक ठाक थी, तो उसने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। अगले दिन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। वो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती थी। 3 महीने सब कुछ ठीक रहा। फिर अचानक से ऑफिस एम्प्लॉयज़ का पता चला कि अब यह कंपनी किसी और ने खरीद ली है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह सुनते सृजा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में यह जॉब खोना नहीं चाहती थी। कल उनके नए बॉस आने वाले थे। पूरा दिन इसी सोच में निकल जाता है। अगले दिन सृजा ऑफिस आती है तो कंपनी के मैनेजर उसे भी बताते हैं कि पिछले 6 महीने की रिपोर्ट के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को निकाला और रखा जाएगा। यह सुनते ही सृजा का डर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। कुछ देर बाद कुछ एम्प्लॉयज़ को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। बॉस की चेयर पर एक लड़का बैठा था, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच होगी। माथे पर आते बाल, 3 पीस सूट में वो काफ़ी आकर्षक लग रहा था। वो फाइल में कुछ चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहा था। कैबिन में मौजूद सभी लड़कियां तो बस उसे ही देख रही थी, पर सृजा खड़ी खड़ी भगवान से अपनी जॉब बचाने के लिए कह रही थी। मैनेजर सामने बैठे लड़के से कहता है, सर सब आ चुके हैं। वो लड़का सिर हिलाता है और सामने की तरफ एक एक को देखता है। सृजा को ऐसे ऊपर मुंह करके बड़बड़ाते देख वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर तेज आवाज में बोलता है, सो हेलो एवरीवन, आई एम रिधान कपूर, योर न्यू बॉस। सब आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया गया है कि आपको बताया जा सके आपकी नौकरी सेफ है। तो आई होप जैसे अब तक आप ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। सब खुश होकर यस सर बोलते हैं, तो रिधान भी मुस्कुरा देता है। सब वापस से अपनी टेबल की तरफ चले जाते हैं। सृजा खुश हो जाती है अपनी नौकरी का सुनकर। वो भी सबके साथ वहाँ से चली जाती है। रिधान सृजा के काम से काफ़ी खुश रहता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदलने लगी उन्हें पता भी नहीं चला। 10 महीने सब ऐसे ही चलता रहा। आज सृजा का बर्थडे था और रिधान ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। सृजा यह सब देख काफ़ी खुश हुई थी और उसी दिन रिधान ने उसे प्रपोज किया था, जिसे सृजा ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो भी रिधान को पसंद करने लगी थी। शुरू शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, पर जब रिधान के पापा को सृजा के बारे में पता चला तो उन्होंने सृजा को दूर रहने की धमकी दी और साथ ही रिधान को भी मना किया उससे मिलने से, पर दोनों में से कोई नहीं माना और उन्होंने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। रिधान की माँ जब से गई थी वो काफ़ी अकेला हो चुका था, पर उसका यह अकेलापन सृजा के आने से दूर हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे की खामोशी समझने लगे थे। ऐसे में कौन ही एक दूसरे से दूर होना चाहेगा। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर रिधान ने घर छोड़ दिया, पर यह कंपनी उसी के नाम थी, तो वो अपना बिजनेस करता रहा, पर फिर धीरे धीरे लॉस होने लगा राजीव जी की वजह से। पर रिधान परेशान नहीं हुआ। सृजा दूसरी जगह जॉब करने लगी थी, जिससे पैसों की दिक्कत ना हो। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। रिधान के बिजनेस को लॉस में जाने से किसी ने बचा लिया था। सृजा याद करती है कि कैसे रिधान की बिजनेस क्लाइंट जिया ने रिधान की कितनी मदद की थी, पर जिया को याद करते ही सृजा के भाव बदल जाते हैं। वो अपना सिर झटकती है और अपनी यादों से बाहर आ जाती है। वो घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बज चुके थे। सृजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिधान को याद करके वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी, पर उसके लिए यह करना पड़ा। पर एक्सीडेंट के बाद से रिधान की कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो बेचैन हो रही थी। वो सोच रही थी कि रिधान अपने पापा के पास कैसे चला गया। नकुल भी अपने कमरे में लेटा हुआ था, नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी। अजीब से बेचैनी छाई हुई थी उस पर। वो उठता है और कमरे से बाहर आ जाता है। उसके कमरे के दूसरी तरफ सामने ही सृजा का कमरा था।
वो टहलते हुए उधर की तरफ चला जाता है और सृजा के कमरे की तरफ देखता है। दरवाज़ा खुला हुआ था और सृजा बेड पर लेटी रो रही थी। यह देखकर नकुल के दिल में एक कसक सी उठती है, पर ऐसा क्यों होता है यह उसे भी नहीं पता था। वो गार्डन में आ जाता है और टहलते हुए रिधान और उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और तुरंत ही कट जाता है। नकुल फ़ोन निकाल कर देखता है तो क्रिश का कॉल था। वो वापस से उसे कॉल करता है। क्रिश कॉल उठाता है तो नकुल उससे पूछता है, बात है, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया था? क्या? क्रिश, वो बॉस, मुझे लगा आप सो रहे होंगे तो बस यही सोचकर कॉल कट कर दिया था। नकुल, अच्छा कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है, कुछ काम था क्या तुम्हें? क्रिश, जी बॉस, वो आपको यह बताना था कि रिधान कपूर की मेमोरी लॉस हो चुकी है। उसे पिछले 4 साल का कुछ भी याद नहीं है, जिसका फ़ायदा अब राजीव कपूर उठाने वाले हैं मिस्टर रहेजा के साथ फैमिली रिलेशन बनाकर। यह सुनकर नकुल हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में सृजा का ख्याल आता है कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे यह पता चलेगा। क्रश, बॉस आप सुन रहे हैं ना? नकुल, हाँ मैंने सब सुना। वैसे काफ़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, अब जाकर आराम करो तुम भी। क्रश, जी बॉस, वैसे एक बात पूछूं, आप ठीक तो है ना? नकुल लंबी सांस लेता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस रिजा के बारे में सोच रहा था, उससे बदला लेना चाहता था, पर जब भी उसे कोई दुख पहुँचाता हूँ मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है। क्रश, बॉस कभी कभी हमारे इमोशंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठंडे दिमाग से सोचिएगा इस बारे में, रखता हूँ अब, गुड नाइट। नकुल कॉल कट करता है और क्रश की कही हुई बात के बारे में सोचने लगता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो कुछ देर वापस से अपने रूम में चला जाता है। अब उसे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। आखिर नकुल सृजा से इतनी नफरत क्यों करता था? क्या था नकुल की ज़िंदगी का राज? क्या सृजा कभी रिधान से मिल पाएगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए नकुल की हो जाएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।